अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तानी सियासत में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के जासूस कुलभूषण यादव को लेकर एक बार फिर बहस जोर पकड़ गई है। कल तक जो बयानियां तहरीक इंसाफ इस मामले पर नून लीग के खिलाफ बनाती थी, आज ऑपोजिशन जमातें वही बयानियां तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ बना रही हैं। इमरान खान जब ऑपोजिशन में थे तो नून लीग की हुकूमत पर इल्जाम लगाते थे कि नून लीग कुलभूषण के मामले पर मोदी हुकूमत के साथ फिक्स्ड मैच खेल रही है, और आज नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजीर आजम इमरान खान पर कुलभूषण यादव को एनआरओ देने का इल्जाम लगा रहे हैं और सवालात उठा रहे हैं कि अब बताया जाए कि मोदी का यार कौन है। ऑपोजिशन जमातें वफाकी हुकूमत से कुलभूषण यादव से मुतालिक ऑर्डिनेंस पर भी सवालात उठा रही हैं। ये वो ऑर्डिनेंस है जिसके तहत कुलभूषण यादव को आईसीजे के फैसले की रोशनी में इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन का हक दिया जाएगा, और ये ऑर्डिनेंस वजीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम ने 21 मई को जारी किया था और 29 मई को गैजेट ऑफ पाकिस्तान में शाया किया गया था। ये ऑर्डिनेंस जारी करने के बाद बैरिस्टर फरोग नसीम 1 जून को जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की नुमाइंदगी करने के लिए मुस्ताफी हो गए थे, और आज उन्होंने अपने ओहदे का दोबारा हल्फ लिया। ये दूसरी मरतबा, इनफैक्ट तीसरी मरतबा उन्होंने लॉ मिनिस्टर का हल्फ लिया है। हल्फ लेने के बाद वजीर कानून कौमी असम्बली पहुंचे और ऑपोजिशन के सवालों और एतराज़ात के जवाब दिए। ऑपोजिशन के इस एतराज पर कि हुकूमत कुलभूषण यादव से मुतालिक ऑर्डिनेंस क्यों लाई, वजीर कानून ने कहा कि यह ऑर्डिनेंस लाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आईसीजे ने अपने फैसले में यह शराइत लगाई थी कि कुलभूषण की सज़ा पर नजर सानी का मामला रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। इसलिए हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी किया, और इसे एनआरओ इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि एनआरओ में सजाएं माफ़ की जाती हैं। इस ऑर्डिनेंस में किसी की सज़ा माफ़ नहीं की गई है। आईसीजे ये फैसला करती है कि पाकिस्तान जो है वो इफेक्टिव रिव्यू और रिकंसिडरेशन के लिए कानून बनाए। ना सिर्फ ये कहा गया बल्कि इसके अंदर, क्योंकि बाद में एक पिटिशन भी फाइल क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है, तो मैं उसका भी इसको रैप अप करूं। ये पैरा 145 में इस जजमेंट पे ये लिखा है कि पाकिस्तान का जो ये ऑब्लिगेशन है फॉर इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन, वो है ऑब्लिगेशन विथ रिगार्ड टू द रिजल्ट, यानी आप इफेक्टिव रिव्यू और रिकंसिडरेशन करेंगे। बाय द वे, एनआरओ वो चीज़ होती है जैसे जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ निकाला था कि उन्होंने माफ़ कर दी थी, सज़ाएं माफ़ कर दी थी, जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स थी वो ख़त्म कर दी थी। यहाँ किसी किस्म की कोई सज़ा ना माफ़ की गई है, ना कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग कोई ख़त्म की गई है। ऑपोजिशन के एतराज़ात का जवाब देने के अलावा वजीर कानून ने पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी के इस मौक़िफ़ को भी रद्द किया जिसमें उन्होंने कहा था कि नून लीग को कुलभूषण यादव के मामले पर आईसीजे जाना ही नहीं चाहिए था। वजीर कानून ने वाज़ेह किया कि पिछली हुकूमत का आईसीजे के जुरिस्डिक्शन को तस्लीम करने का फैसला गलत नहीं था। 8 मई 2017 वो डेट है जब इंडिया यानी हिंदुस्तान जो है वो आईसीजे में केस फाइल करता है। यानी हमने ये उस वक्त नहीं भांपा, और ठीक है इनकी गलती नहीं है, लेकिन जब इन्होंने नहीं भांपा, उन्होंने जब ये केस फाइल कर दिया, दैट इज़ द कट ऑफ डेट। उसके बाद हम जो रिजर्वेशन था ये भी मजबूर थे, जो गवर्नमेंट थी उस वक्त की, और पाकिस्तान जो है वो आईसीजे के जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं आ सकता था। उस वक्त तो ये गवर्नमेंट नहीं थी। वजीर कानून नून लीग हुकूमत के आईसीजे में जाने के फैसले को दुरुस्त करार दे रहे हैं और बता रहे हैं कि उस वक्त की हुकूमत आईसीजे की जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं रह सकती थी। कुलभूषण यादव को कौंसल रसाई देने के मामले पर वजीर कानून ने कहा कि नून लीग ने अगर कुलभूषण को कौंसल रसाई ना देने का फैसला किया था तो उसे भी गलत नहीं कहा जा सकता, मगर अब अगर पाकिस्तान कौंसल रसाई नहीं देगा तो भारत आलमी दुनिया में शोर मचाएगा। ऑर्डिनेंस लाकर पाकिस्तान ने भारत के हाथ काट दिए हैं। आईसीजे ने जब फैसला एक दे दिया, के पास 2 रास्ते थे, और दिस इज व्हाट इंडिया वांटेड कि हम इसको ना माने और वो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में जाके हमारे खिलाफ हर तरह का रेजोल्यूशन पास करवा दें, सैंक्शन लगवा दें, और ये उनकी जो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान एक रोक स्टेट है, खुदा न खास्ता, और पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। हमें आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसलों की हर तरह से ताज़ीम करनी है, और इस ऑर्डिनेंस के करने के बाद इंडिया के वो हाथ हमने काट दिए विद फाइनैलिटी।
वजीर कानून कह रहे हैं कि अगर हम ऑर्डिनेंस ना लाते, कुलभूषण को काउंसिल रसाई और नजरसानी का मौका ना देते तो भारत सलामती काउंसिल में चला जाता। ये बात अहम है कि पाकिस्तान जो इकदाम कर रहा है वो आईसीजे के फैसले के तहत कर रहा है, जिसमें कुलभूषण को मौसर नजरसानी का हक देने की हिदायत की गई है। और इसीलिए ये जरूरी है कि इस मामले पर पाकिस्तान आलमी कवानीन के तहत आगे बढ़े। मगर मसला यह है कि पाकिस्तान इस वक्त कुलभूषण को सिर्फ उसका कानूनी हक नहीं बल्कि इसके अलावा भी कई रियायतें दे रहा है, जिसे वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी खुद तस्लीम कर चुके हैं। भारत ने शीशा हटाने का मुतालबा किया, हमने वो भी पूरा कर दिया। ऑडियो और वीडियो ना रिकॉर्ड करने की शर्त भी कबूल कर ली। इसके अलावा भारत की सिक्योरिटी एहलकार हटाने की जो शर्त थी, पाकिस्तान वो भी कबूल कर चुका है। और शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक पाकिस्तान ने ये सब कुछ इसलिए किया है कि भारत के पास कोई बहाना ना रहे। आमतौर पर किसी भी शख्स को काउंसिल रसाई एक बार दी जाती है, मगर पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को 3 बार काउंसिल रसाई की पेशकश की है, जिसमें सिक्योरिटी एहलकार की गैर मौजूदगी की शर्त भी तस्लीम कर ली गई है। और तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने यह सब जज्बा खैर सगाली के तहत किया है, जिसके बाद सवाल यह उठता है कि भारतीय जासूस को उसका कानूनी हक देना तो जरूरी है और आईसीजे के फैसले पर अमल दरामद भी करना है, मगर क्या इस वक्त पाक भारत कशीदा माहौल इस बात की इजाजत देता है कि इस कदर जज्बा खैर सगाली का मुजाहरा किया जाए? जिस वक्त नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से बात करने को तैयार नहीं है, भारत का जाराना रवैया बढ़ता जा रहा है, उस वक्त इन इकदामात की क्या मंतक बनती है? इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें आज ज्वाइन करेंगे वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब, और हमें ज्वाइन करेंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया शो पे ज्वाइन करने के लिए। फवाद चौधरी साहब, जो कानूनी हक है कुलभूषण यादव का वो उसको मिलना चाहिए, आईसीजे की जो जजमेंट है उसको इंप्लीमेंट भी करना है, उस पर अमल दरामद भी करना है, लेकिन जो एक्स्ट्रा रियायतें हम दे रहे हैं जिसका जिक्र खुद शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे थे, दफ्तर खारजा कहता है कि हम जज्बा खैर सगाली के तौर पर ये कर रहे हैं, ये रियायतें करना, ये सहूलतें देने का इस वक्त क्या तुक बनता है, क्या मंतक बनती है, जब एक जहराना अंदाज है इंडिया का, ना बात करना चाहता है, LOC पे फायरिंग कर रहा है, तरह तरह की एक्टिविटीज कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ? अच्छा, पहली बात तो यह है कि जो आपने अपने जो इब्तिदाई में जो बात करी है उससे थोड़ा सा तासुर ये होता है कि पाकिस्तान आईसीजे में गया था। जब भी MLN की गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान आईसीजे में नहीं गया था, हिंदुस्तान आईसीजे में गया था और पाकिस्तान ने जुरिसडिक्शन को तस्लीम नहीं किया था। बाद में जब आईसीजे ने कहा कि नहीं हमारी जुरिसडिक्शन है, तो फिर जाहिर है कि हमें, जिस तरह आप अदालत में जाते हैं, कहते हैं आपका दायरा इख्तियार नहीं है, और अगर अदालत कहे नहीं मेरा दायरा इख्तियार है, तो फिर आप प्रोसीडिंग्स में शामिल होते हैं। तो ये हुआ था। तो मेरा ख्याल है जो फरोग नसीम साहब ने बात की है वो इस तनाजुर में की है कि जब एक दफा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कह दिया कि हमारा दायरा समाअत है। पता नहीं आपको क्यों लग रहा है कि मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान लेकर गया, मैंने ये नहीं कहा अपने इब्तिदाई में कि पाकिस्तान लेकर गया या इंडिया लेकर गया, ये नॉन फैक्ट है कि इंडिया ही लेकर गया था और पाकिस्तान ने दायरेकार को चैलेंज किया था। नहीं, आप अपना इब्तिदाइया दोबारा सुनेंगे तो आपको इस बात इंफॉर्मेशन होगी। अच्छा, अब बात है कि आप जो है वो चलेंगे और फिर उसके बाद जो वहाँ पे तवील आर्गुमेंट्स हुए और तमाम, उसके बाद उसमें 3-4 भारत की जो सबसे पहले भारत ये चाह रहा था कि ये सजा सेटिसाइड करें, उसे वापस करें और आज़ाद करें और वापस करें। उनकी ये तीनों जो भारत की इस्तदा थी, ये तीनों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दी। उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सिर्फ एक चीज जो है उसको कबूल किया और वो ये कहा कि आप इस तरह करें कि इनको जो सिविल सिस्टम का रिव्यू है वो दे दें, और आईसीजे की जो जजमेंट है उसके ऐन मुताबिक जैसे पाकिस्तान ने उस वक्त भी MLN की हुकूमत ने जो है वो जाके सब किया, आईसीजे के फैसले को इम्प्लीमेंट किया, फाइनल फैसले को ये हुकूमत जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है। और बिल्कुल ठीक कहा फरोग नसीम साहब ने कि एक इंटरनेशनल लीगल रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक जो है वो हम कर रहे हैं और जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ आइए, अब आपने उसकी जो पॉलिटिकल साइड को क्या है कि इस वक्त रायतें देने का क्या फायदा है? इस वक्त जो हिंदुस्तान है वो इस वक्त दुनिया में उसका क्या मंजरनामा बन रहा है, या उसका नैरेटिव जो मोदी हुकूमत का वो क्या बन रहा है? वो ये बन रहा है कि ये एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हुकूमत है जो अपने तमाम हमसायों के साथ अपने ताल्लुकात का बेड़ा गर्क कर रही है। हिंदुस्तान के अंदर अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों के साथ इंतहाई बुरा सलूक किया जा रहा है, इंसानी हकूक पामाल किए जा रहे हैं, और नरेंद्र मोदी दरअसल जो नाज़ी जर्मनी की या हिटलर की जो फिलॉसफी है उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। ये नैरेटिव है जो हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का नैरेटिव भी एक एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव होना चाहिए? आंसर इज नो। पाकिस्तान का नैरेटिव क्या बन रहा है? पाकिस्तान इस वक्त करतारपुर बॉर्डर खोल रहा है, पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान के अंदर जो अक़लियतें हैं उनके हकूक़ का एहतराम किया है,
पाकिस्तान का एक प्रोग्रेसिव और मॉडर्न और मॉडरेट मुल्क होने का तासुर जो है वो बाहर जा रहा है, और यही वो तासुर है जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, हमारे इंटरेस्ट में है, और कुलभूषण जाधव के केस में भी यही तासुर जो है वो दुनिया को मिल रहा है। फवाद साहब, जो आपने बातें कही, हमने करतारपुर खोल दिया, हमने बार बार पेशकश की उनको बातचीत करने की, हम बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन फिर डिप्लोमेसी में कहीं ना कहीं आपको रिएक्ट भी करना पड़ता है ना। अभी देखें यूएस और चाइना की मिसाल है, यूएस ने उनका काउंसलेट बंद किया चाइना का अमेरिका में, चाइना ने भी उसी तरीके से जवाब दिया। तो कहीं ना कहीं हमें फुल स्टॉप तो लगाना है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो लीगल इंटरनेशनल लीगल नॉर्म्स हैं, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है, वो आप पूरी करें, लेकिन जज्बा खैर सगाली में उनकी हर शर्त को मानना ये भी जरूरी तो नहीं है ना इस माहौल में। सही, बिल्कुल आपकी बात सही है, और एग्जैक्टली जैसे आपने कहा हमने यही किया। जब उन्होंने हमारे वहां पर जो डिप्लोमेटिक एहलकार थे उनके खिलाफ कार्रवाई की, उसके बराबर उससे ज्यादा शदीद कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान में की गई। सो लिहाजा जहां पर हमारा इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट के ऊपर है वहां पे हमारा मौक़िफ़ अलहदा है, जहां पर एक अमूमी इंसानी हकूक से मुतल्लिक मामला है वहां पे हमारा मौक़िफ़ जो है वो प्रो पीपल है, प्रो लॉ है, और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की पॉलिसी है टुवर्ड्स इंडिया वो बहुत बैलेंस्ड है और उसको पूरी दुनिया से अप्रिसिएशन मिल रही है। राना सनाउल्लाह साहब, आपके दौर में कुलभूषण यादव पकड़ा गया, आईसीजे में मामला गया, आईसीजे का फैसला आ चुका है, पाकिस्तान ने दायरेकार को चैलेंज किया था, पाकिस्तान की वो बात नहीं मानी गई, लेकिन जो उसको रिहा करने की बात थी या सज़ा ख़त्म करने की बात थी वो भी तस्लीम नहीं की गई इंडिया की। तो अब अगर एक फैसला आ चुका है आईसीजे का जो कि कहता है कि इसको रिव्यू और रिकन्सिडरेशन में जाना है और इसके लिए एक रिजल्ट ओरिएंटेड पाकिस्तान इकदाम उठाए, और लेजिस्लेशन का भी बाकायदा अपने ही ऑर्डर में आईसीजे ने कहा था, पाकिस्तान ने वो लेजिस्लेशन की है जो आईसीजे की रूलिंग है उसको इंप्लीमेंट कर रहा है। तो इस पर एतराज क्या है फिर नून लीग को? नहीं, देखें, शहजाद मामला ये है कि एक स्पेसिफिक सूरत हाल में अगर मैं आपके ख़िलाफ़ जो है वो बात करूं और अगर वो वैसी ही सूरत हाल मुझे दरपेश हो और मेरा अमल भी वही हो जो अमल आपका था जिसके ऊपर मैं मुतरज़ था, तो फिर मैं समझता हूँ कि इतना हक़ आपको पहुँचता है कि आप भी उसके ऊपर जो है वो एतराज़ करें। जब ये मामला कुलभूषण वाला आया था तो उसके ऊपर किस किस्म की गुफ्तगू हुई, किस किस्म की बातें हुई, वो सारी मेरा ख्याल है आपके जो है वो याददाश्त में होंगी। तो उनको अगर आप सामने रखें तो मैं नहीं समझता कि कोई इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा एतराज़ की बात है। लेकिन इसमें एक दो चीज़ें जो हैं वो ये गवर्नमेंट का जो है ये एक अजीब जो है इसका मसला है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इसके ऊपर कोई असेब का साया है या क्या है इस पर, कि यही जो ऑर्डिनेंस इन्होंने नाफिज किया है इसको गवर्नमेंट में इसको पार्लियामेंट में बिल की सूरत में ले आते, वहाँ पे एक आधा दिन जो है वो डिस्कशन होती, अर्जेंट कर लेते और साथ ही जो है ये सारा मामला जो है वो रिजॉल्व होता, वहाँ पे डिस्कशन होती और ये जो है ये पास हो जाता। अच्छा, मतलब तो आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में लेकर आते, डिबेट करते तो ठीक था, अदरवाइज आपको इस चीज पर एतराज नहीं है कि एक आईसीजे की जजमेंट है उसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं पाकिस्तान? सुन लेना, नहीं सुन लेना, ये पार्लियामेंट में लेके आते, उसके ऊपर डिबेट होती, उसके ऊपर लोगों का इज़हार ख्याल होता, उसके ऊपर जो डिस्कशन होती, उसके ऊपर जो मेंबर्स तकारीर करते, वो न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पे जाती, पूरी जो दुनिया है जो है वहाँ तक जो है वो हमारी बात जो है वो पहुँचती। आप मुझे ये बताएं कि हमें अब ये कहा जा रहा है, फवाद चौधरी साहब ने भी कहा, एक दो और जो है वो मैंने मिनिस्टर से भी बात सुनी और शायद आज फ़रोग नसीम साहब भी ये कह रहे थे कि जी अगर हम ये ना करते तो इंडिया जो है वो तो चला जाता सलामती कौंसिल में और सलामती कौंसिल में हमारे ऊपर जो है वो पाबंदियाँ लग जाती। वो भाई एक कुलभूषण जो कि दहशत गर्द है, जिसके ख़िलाफ़ दहशत गर्दी का सबूत मौजूद है, उसकी जो है वो कन्फेशनल स्टेटमेंट मौजूद हैं, उसके ख़िलाफ़ जो है वो सलामती कौंसिल भी जो है वो इतनी मुतहर्रक हो जाती है और सलामती कौंसिल जो है वो हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगाती। ये कश्मीर में जो हो रहा है, वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है, उस जुल्म के ऊपर सलामती कौंसिल जो है वो कोई एक्शन नहीं ले सकती। सलामती कौंसिल में हम नहीं जा सकते। सलामती कौंसिल आज तक जो है वो पूरा 1 साल हो गया, उसके ऊपर एक रेजोल्यूशन जो है वो पास जो है वो नहीं कर सकी। तो मामला ये है कि ये वही मुद्दे लेकिन यहाँ पे जिसके मतलब कि जी वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ऑर्डर मौजूद है जो बाइंडिंग है पाकिस्तान पर, उसके उस जुल्म का आप मुझे बताएं कि उसके उस जुल्म का जो है वो सलामती कौंसिल को कोई एहसास नहीं है। और कुलभूषण के साथ इतनी हमदर्दी है, कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर जो है वो कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। मैं इसका जवाब फवाद साहब से ले लेता हूं, लेकिन मुझे इसी वजह से एक दिन कोई 2 दिन जो है
वहाँ पे कश्मीर के मजलूमों पे, कश्मीर पे होने वाले जुल्म के ऊपर जो है वो पार्लियामेंट में बात हो जाती, तो इससे मैं समझता हूं राणा साहब, इससे हमारी आप लोगों ने के ऊपर कोई बुरा असर ना आप लोगों ने ये भी कहा, ये भी एतराज उठाया कि ये एनआरओ दे दिया है। आज फारूक नसीम ने कहा एनआरओ का मतलब तो ये होता है आप सजा माफ कर दें, हम नहीं कर रहे। और आपको भी पता है कि कुलभूषण यादव जो है वो एक जासूस है। आर्मी एक्ट में, आर्मी कोर्ट में ये साबित हो गया। मोस्ट लाइकली पाकिस्तान का अगर एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये साबित हो जाएगा और अपहोल्ड होगी उसकी सजा जो है। तो फिर एतराज किस बात का है? जाने दे, मामला वहां पे जाएगा। अगर अपहोल्ड होती है, हमारी लीगल टीम ये केस लड़ती है और अपहोल्ड होती है उसकी सजा, तो क्या एतराज है फिर? एनआरओ कहां से आ गया? कि चले ये एनआरओ तो कहां से आ गया, तो ये किसी की सजा माफ़ तो नहीं हुई है, लेकिन ये माफ़ करने की तैयारी तो है ना। अब जिस तरह से हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब कह रहे थे कि हमने कहा शीशा भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी कर दो, चले हम आपकी ये बात भी पूरी कर देते हैं, हम आपका ये मुतालबा भी पूरा कर देते हैं। तो मैं तो देख रहा था कहीं ये ना कह दे कि चलें आप ये कह रहे हैं इसको रिहा कर दो, हम आपकी ये बात भी मान लेते हैं। अभी तो खैर ये नहीं किया है, और कल को अगर पाकिस्तान की अदालतें अपहोल्ड करती हैं तो फिर आपका ये जो एनआरओ वाला मौक़िफ़ है इसका क्या होगा राणा साहब? तो अगर वो कोई अदरवाइज फैसला करती हैं, क्या आप इसको प्रीडिक्ट कर सकते हैं? मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो उसी पे बात कर सकता हूं जो शवाहिद हमारे सामने हैं उसके जासूस होने के। तो फिर चले इस फैसले को पहले होने दें। मेरा ख्याल है कि हम इस पे ऊपर पहले बात ना करें। फवाद साहब, मुझे ये खदशा है कि शायद उसकी कैपिटल पनिशमेंट जो है वो ना रहे। आपको ये खदशा है कि उसकी कैपिटल पनिशमेंट ना रहे? ये किस वजह से आपको खदशा है? बहरहाल इसके ऊपर मैं कोई अपना आर्गूमेंट या कोई मैं पूरी कतियत के साथ तो बात नहीं कर सकता, क्योंकि मामला जो है वो सब जुडिस है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे सर्कमस्टांसेस में ऐसा व्यू जो है वो प्रीवेल कर जाता है। अब जब वहाँ पे आर्गूमेंट्स होंगे तो उन आर्गूमेंट्स की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि ये एविडेंस डायरेक्ट है, सर्कमस्टांशल है, ये एक अदना जो है वो वकील के नाते मैं बात कर रहा हूँ इस बात को। फवाद चौधरी साहब मेरा ख्याल समझ सकते हैं कि ये चीज़ें जो है ये सारी जो है वो ये असेसमेंट जो है ये बतौर वकील आप अपनी कानूनी राय दे रहे हैं। फवाद चौधरी साहब भी वकील हैं और हुकूमत के वजीर भी हैं। जितना केस आपने देखा है फवाद साहब, आखिरी फैसला तो अदालत ने करना है, लेकिन आपको भी लगता है कि क्या ये सजा अपहोल्ड नहीं होगी फांसी की? अच्छा, पहले तो जो राणा साहब ने अपने पहले हाफ में जो आर्गुमेंट दिए हैं कि सलामती काउंसिल में जाना जो था वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और आईसीजे को कह रहे हैं बेसिकली वो कह रहे हैं कि आईसीजे को हमें जूते की नोक पे रखना चाहिए था और हमें फैसला नहीं मानना चाहिए था जुरिस्डिक्शन। मेरा ये ख्याल है कि राणा साहब के आर्गुमेंट्स में बड़ा वजन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली राणा साहब क्योंकि उस वक्त पंजाब में सीनियर मिनिस्टर थे और ख्वाजा आसिफ साहब उस वक्त वजीर खारजा थे, तो उन्होंने इनका मशवरा सुना नहीं। अदरवाइज राणा साहब ने जो भी आर्गुमेंट्स दिए हैं, अगर ये ख्वाजा आसिफ साहब को उस वक्त बता देते तो हो सकता है ख्वाजा आसिफ यही फैसला करते हैं कि हमें उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं माननी है और हम जो है वो किसी तौर के ऊपर आईसीजे को नहीं मानते और आगे चले जाते। लेकिन उस वक्त चूंकि ख्वाजा आसिफ साहब जो थे वो वज़ीर ख़ारजा थे, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने फैसला किया कि नहीं, आईसीजे का जो फैसला है जुरिस्डिक्शन के ऊपर वो मानना पड़ेगा, और उसके बाद पाकिस्तान जो है वो आईसीजे में शामिल हो गया और उन्होंने मेरिट्स के ऊपर आर्गुमेंट किए। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अब क्या होगा, चूंकि अदालत में अपील जानी है, तो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन। अच्छा फवाद साहब, चलें उस पर आप कमेंट नहीं कर रहे। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने तो बड़ा दो टोक कह दिया है कि ये जो मोदी का यार कहने वाली बात है ना, ये हम अपना पुराना स्कोर सेटल कर रहे हैं। हमारे खिलाफ भी इसी किस्म का बयानिया बनाया गया था, अब हम स्कोर सेटल कर रहे हैं, टिट फॉर टैट है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये रियलाइजेशन है कि जब आप ऑपोजिशन में थे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अब जब आप हुकूमत में आए हैं तो यही बातें आपको सुनना पड़ी है, ये इल्जामात आप पर लग रहे हैं। तो रियलाइजेशन है कि इससे आगे बढ़ने की जरूरत है अब हमें। कोई ऐसे देखिए पॉलिटिक्स है, तलखियां होती हैं, जब तलखियां होती हैं तो बातें जो बढ़ती हैं। मैं तो खैर आपको पता है कि मेरा तो मौक़िफ़ ये है कि ठीक है, आप पहले साल लड़ रहे हैं और फिर आखिरी साल लड़ रहे हैं। 5 साल तो नहीं कि गवर्नमेंट अपोजिशन के पीछे पत्थर लेके घूमती रहे और अपोजिशन गवर्नमेंट के पीछे पत्थर लेके घूमती रहे 5-5 साल इस तरह। तो देखिए ये 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है। अब तो कल हम ब्राजील को भी पीछे पछाड़ गए हैं और 5वां बड़ा मुल्क बन गए हैं दुनिया का, जो कुछ वैसे बड़ी खुशी की बात नहीं है कि आबादी की रफ्तार इतनी तेज है। लेकिन बहरहाल तो अब आप देख लें, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क होने की हैसियत से क्या दुनिया में हमारी
जो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है, जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, क्या हमारी वो है? आंसर इज नो। सो हमें थोड़ा बहुत इससे आगे जाना पड़ेगा, लेकिन हमारे बदले खत्म नहीं हो रहे, देखते हैं कब खत्म होते हैं। मतलब ये किसी पर गद्दारी किसी को गद्दार कह देना, मोदी का यार कह देना, इससे आगे निकलने की जरूरत है, ये रियलाइज किया आपने भी? देखिए, मैंने तो कभी किसी को कहा नहीं, ना मैं किसी को गद्दार कहता हूँ, ना मैं किसी को काफिर कहता हूँ। हमारे ये तो लोग होते हैं, हर पार्टीज में है जो बात कर सकते हैं। मैं बहरहाल इसके ऊपर लोग कहते हैं, लेकिन आपकी क्योंकि पार्टी के चेयरमैन कहते हैं और कहते आए हैं, इसलिए मैंने कहा आपसे इस पे सवाल करूं। तलखियां होती है ना, देखिए तलखियां होती हैं, जब तलखियां होती हैं तो इस तरह की बातें हो जाती हैं। इतनी बड़ी क़यामत थोड़ी है, कौन किसी को ऐसे गद्दार स्लैंग में कह रहा होता है, तो इतनी बड़ी क़यामत क्या आ गई? तलखियां भी अगर हो, सियासी तलखियां भी हो, तो उसमें गद्दारी के फतवे या जैसे आपने कहा किसी को काफिर के फतवे तो नहीं देने चाहिए ना। अच्छा, इसमें राना सनाउल्लाह साहब से भी मैं ये सवाल करूं। राना सनाउल्लाह साहब, अब ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं हम तो स्कोर सेटल कर रहे हैं, मतलब ये आप लोगों ने भी कोई 90 की दिहाई से सीखा नहीं है, अभी भी आपने पीटीआई के साथ स्कोर सेटल करना है। कल को अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी, क्योंकि बिलावल भी कहते थे नवाज शरीफ को मोदी का यार, तो फिर आप पीपल्स पार्टी के साथ भी स्कोर सेटल करेंगे? ये स्कोर ही सेटल करते रहना है आपने? नहीं, देखिए, ये बात जब ख्वाजा साहब ने खुद कही है तो मैं इसकी तो तरदीद नहीं कर सकता। यकीनन ये बात उन्होंने कही है, और ये बात चल रही है। ये बात जिस तरह से फवाद चौधरी साहब ने बात कही है, तो फवाद चौधरी साहब अब सियासी मुदब्बर जो है वो बनते जा रहे हैं, तो इसलिए मैं उनकी बात को इंडोर्स करता हूँ। आगे बढ़ने की जरूरत है, तो ये कम से कम रियलाइजेशन अपनी पार्टी में भी लेके आए। ये मामला अभी चलना है आगे कि गद्दारी के फतवे ना दे, कुलभूषण के मामले पे इमरान खान को मोदी का यार कहना बंद करें। ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये गद्दारी के और ये कुफर के, ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये मैंने तो खुद भी फेस की है, ये वाकई बड़ी पेनफुल हैं। और ये गद्दारी और कुफर के फतवे और ये बातें जो है, अच्छी बात है आप दोनों ये रियलाइज कर रहे हैं। मैं एक ब्रेक लूंगा, इसके बाद जो नैब का मामला है उस पर मैं बात करना चाहूंगा। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हम दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक के बेल ऑर्डर की जो डिटेल जजमेंट है वो सामने आ गई है। उसमें जो नैब के इम्तियाजी सलूक के हवाले से या जो नैब का इमेज मुतासर हुआ है उसके हवाले से बड़े सीरियस ऑब्जर्वेशंस इस जजमेंट में दी गई हैं। और ये भी कहा गया है कि किसी भी शख्स को उसकी ज़िंदगी और आज़ादी से महरूम नहीं किया जा सकता, उसको गैर ज़रूरी तौर पर गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता। इस हवाले से अपोजिशन का मौक़िफ़ आया। उन्होंने कहा है कि अपोजिशन का ये मौक़िफ़ है कि नैब को ख़त्म कर दिया जाए, नैब चेयरमैन इस्तीफ़ा दें। ये तो अपोजिशन का मौक़िफ़ है, लेकिन इसमें जो सीनियर कानूनदान हैं वो भी यही समझते हैं कि अब नैब चेयरमैन को इस जजमेंट के बाद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और ये भी कह रहे हैं कि अब जो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है वो हाई कोर्ट के लिए एक मिसाल बन जाएगा और हाई कोर्ट को फॉलो करना पड़ेगा इस जजमेंट को। मुख्तलिफ माहिरीन क्या कहते हैं इस हवाले से? माहिर कानून की ये राय है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है और आइंदा जब भी हाई कोर्ट के सामने कोई बेल का मामला जाएगा नैब केस में, तो उनको इस जजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब मौजूद है, फवाद चौधरी साहब मौजूद है। फवाद साहब, पॉलिटिकल पार्टीज़ की तो एक राय थी, आपके जो मुखालफिन है, लेकिन अब कानूनदान भी ये कह रहे हैं, सीनियर जो कानूनी माहिरीन है वो भी ये कह रहे हैं कि नैब चेयरमैन को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। आपके ख्याल में अब नैब चेयरमैन जावेद इकबाल को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? देखिए, फ्रैंकली सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, अगर आप नैब का सबसे लोएस्ट पॉइंट देखना चाहते हैं हिस्ट्री में, तो वो तो तब था जब सैफुर रहमान और मलिक क़य्यूम साहब की आपस में गुफ्तगू पकड़ी गई थी, और उसके बाद भी जो है वो कोई नैब की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा और नैब इसी तरह चलता रहा उस वक्त। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में भी, फिर पीपल्स पार्टी के दौर में भी, नून लीग के दौर में भी, तो जजमेंट्स ऑब्जर्वेशन तो सुप्रीम कोर्ट की चेंज होती रहती हैं। पुलिस के बारे में जजेस जो हैं उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशन जो हैं वो नहीं दिए हैं। और इसी तरीके से आप देखें आखिरी पैरे में सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया कि ये जजमेंट्स और ऑब्जर्वेशन हमने दिए हैं ये टेंटेटिव इन नेचर हैं और मेरिट्स के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इसका अगर आप कहें कि कोई लीगली को बड़ा इफेक्ट होगा, आंसर इज नो। हाँ, जो डिबेट है ऑलरेडी नैब को लेकर के कि इसमें इस्लाहात की जरूरत है, एहतसाब के निज़ाम में इस्लाहात की जरूरत है, वो डिबेट पहले है, उसमें जाहिर है कि मजीद एक कलर ऐड हो गया है सुप्रीम कोर्ट का। जो बात आप कह रहे हैं कि सैफुर रहमान के टाइम के बाद भी कुछ बदला नहीं, वो पार्टीज तो आप कहते हैं कि स्टेटस को की पार्टीज थी, आप तो कहते हैं कि हम रिफॉर्म करने के लिए आए हैं। तो अगर इस तरह की जजमेंट आती है, और एक जजमेंट नहीं कई जजमेंट्स में, कई रिमार्क्स में इस तरह की बातें की गई हैं नैब की साख के हवाले से, उसके इमेज के हवाले से, तो आप भी नहीं तब्दील करेंगे, आप भी मामले को ऐसे ही चलने देंगे?
देखिए मेरा अगर मैं तो अपनी पार्टी के अंदर भी और पार्लियामेंट के ऊपर भी, ये एक्चुअली नैब भी जो है वो निज़ाम इंसाफ का एक हिस्सा है। आपको पूरा जस्टिस सिस्टम बदलने की जरूरत है असूली तौर के ऊपर। तो नैब में तो चूंकि बड़े लोगों के केसेस जाते हैं इसलिए डिबेट ज्यादा होता है, वरना आम लोगों के साथ पुलिस क्या कर रही है, आम लोगों के साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में क्या हो रहा है, उसको भी देखने की जरूरत है। लेकिन जहां तक नैब का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि मैं तो पहले भी ये कह रहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में 12 एक चीज जो चंद दो तीन चीजें हैं जिसके ऊपर कंसेंसस की जरूरत है, उसमें से एक ये है कि ये जो हमारे जो बड़े ओहदों के ऊपर लोग हैं उनके खिलाफ एहतसाब का क्या तरीका होना चाहिए। जाती तौर के ऊपर मैंने कमेटी में भी कहा था, उसमें राणा साहब भी थे, कि मेरी नजर में तो वफाक पे एक एजेंसी होनी चाहिए। FI अलहदा काम कर रही है, नैब अलहदा काम कर रही है, उससे रिसोर्सेज डिवाइड हो जाते हैं। आप एक एजेंसी बनाएं, जैसे अमेरिका में FBI है, हिंदुस्तान में CBI है, और फिर उसको आप फोरेंसिक की जो एबिलिटी दें, फिर उसको मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन के जो है वो एबिलिटी दें, उसमें HR इंप्रूव करें, पैसा खर्च करें उसके ऊपर। तो एक एजेंसी बनाए और उसके रिसोर्सेज को डिवाइड ना करें। मैं तो पहले ही लेकिन वो इदारा क्या हुकूमत के मातहत होगा? क्योंकि नैब जो है वैसे तो अगर आप देखा जाए असूली तौर पे उसको इंडिपेंडेंट होना है। आपने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कहा था कि हमारे दौर में नैब ज़्यादा एक्टिव इसलिए हुआ है क्योंकि हमने उनको एक साजगार माहौल फराम किया है। आप तो कह रहे थे साजगार माहौल फराम करेंगे, लेकिन अदालत का तो ये कहना है कि जो इक़्तिदार में पार्टी होती है वो उसको सियासी टूल के तौर पे इस्तेमाल करिए अपने मुखालफिन के तहत। तो ये माहौल साजगार बनाना तो नहीं हुआ, ये तो आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है ऑपोजिशन के। देखिए आप स्ट्रक्चर उसका नीचे से बेहतर कर देंगे, बट कोई भी इदारा जो है वो फेडरल कैबिनेट की से तो बाहर नहीं हो सकता। जब आपकी नेशनल सिक्योरिटी के इदारे जो हैं वो फेडरल कैबिनेट के दायरे कार से बाहर नहीं है, तो आप किसी भी इदारे को फेडरल कैबिनेट के दायरे कार से तो बाहर नहीं कर सकते। जाहिर है उसने फेडरल कैबिनेट के दायरा कार में रहना है, लेकिन इसके ऊपर जो है वो डिबेट हो सकती है कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। चेयरमैन की अपॉइंटमेंट जो है उसको मजीद बेहतर कैसे किया जा सकता है, फिर चेयरमैन एक जो है वो रेस्ट का फैसला करे, या बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हो जो देखे कि रेस्ट की जरूरत है या नहीं है, उसकी इंडिपेंडेंस को कैसे यकीनी बनाया जा सकता है, जैसे बाकी पूरी दुनिया में है। ये तो हमको अनोखा काम है। तो इस हवाले से एक कमेटी भी बनाई गई है। राना सनाउल्लाह साहब, आप लोगों का यही मौक़िफ़ है कि नैब को ख़त्म कर देना चाहिए, या इस कमेटी जो अब जिसकी कल मीटिंग भी हुई थी और इसकी सदारत शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे हैं, उसमें अब आप ये तजवीज़ देंगे कि अरेस्ट के पावर्स किस किस्म के होने चाहिए, कौन उसको एक्सरसाइज करेगा, बेल का कानून होना चाहिए, इसमें आप इन अमेंडमेंट की तरफ फोकस करेंगे? देखिए जो कमेटी तश्कील पाई है उसमें तो गवर्नमेंट मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आज कोई अपना तरमीमी मसवदा जो है वो पेश करने जा रही थी कि वो इस मौजूदा लॉ में ये अमेंडमेंट्स जो है वो करने जा रही है जी। और वो अमेंडमेंट्स जो है वो इसलिए भी ज़रूरी हैं, वो कोई अपोजिशन के मुतालबे को अगर आप एक तरफ भी रखें कि उसमें सुप्रीम कोर्ट की इससे पहले भी बहुत सारे फैसलों में ऑब्जर्वेशंस हैं कि ये कानून जो है ये बैड लेजिस्लेटिव है, क्योंकि इसमें बेल का जो है वो इख्तियार ही नहीं दिया गया कोर्ट्स को। इसी तरह से इसमें जो फिज़िकल रिमांड है वो बहुत जो है वो लंबा है। इसी तरह से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उन्होंने कोई इनकी इस लॉ के ऊपर मुतअद्दिद एतराज़ात किए हैं कि ये जो इसके सेक्शंस हैं ये अन इस्लामिक है। तो इसलिए अब वो मसवदा जो जब सामने आएगा तो उसके ऊपर जो है वो उस कमेटी में गौर होगा। लेकिन नैब जो है वो जिस कदर डिसक्रेडिट हो चुका है और जो उसके ख़िलाफ़ ऑब्जर्वेशन ये सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा हुक्म के अलावा इससे पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनाला साहब का भी उनकी भी मुताबिक जजमेंट पे इससे पहले बात की गई जी आसफ खोसा साहब की एक जजमेंट है। तो इस जो अदारा जो है ये इस कदर डिसक्रेडिट हो चुका है कि अब इसको बेहतर करना भी मुमकिन नहीं है, और अगर कोई बेहतरी इसमें आती भी है तो शायद उसको तस्लीम करवाते जो बड़ा टाइम लगे। तो इसलिए ज़्यादा मुनासिब ये है, और बुनियादी तौर पे इसका यही होना चाहिए कि तमाम जो पॉलिटिकल लीडरशिप है या सियासी क़यादत जो है वो बैठे, और इसमें जो जुडिशरी है उनसे भी जो है वो इसमें कोई कंसल्टेशन या कोई रहनुमाई लेने में कोई आर नहीं है, क्योंकि उनकी मुतअद्दिद इस बारे में ऑब्जर्वेशंस हैं। तो एक ऐसा एहतसाब का निज़ाम
जिसके ऊपर तमाम जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो मुत्तफिक हो, वो सामने लाना चाहिए ताकि उसके मुताबिक जो है वो आगे चले और फिर किसी को एतराज़ की जो है वो गुंजाइश ना रहे। अब इस सूरत हाल में जो मौजूदा नैब के ख़िलाफ़ जिस किस्म की ऑब्जर्वेशंस हैं, मैं नहीं समझता कि इसकी क्रेडिबिलिटी, और फिर ख़ास तौर पे चेयरमैन साहब की ज़ात के हवाले से आपके इल्म में है कि इससे पहले जो कुछ हुआ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत कुछ कहा, उसके बाद फिर जो हुआ और उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें जो है वो किधर कंक्लूड करने से पहले, क्योंकि आपने दोबारा ये मौजूद छेड़ा, मैं फवाद चौधरी साहब ने क्योंकि एक एकेडमिक जवाब दे दिया था मेरे सवाल का, तो फवाद चौधरी साहब आपके ख्याल में जो अपोजिशन कह रही है या सीनियर जो कानूनदान है वो ये कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए, आपके ख्याल में इस जजमेंट के बाद इस्तीफा देने की जरूरत है नायब चेयरमैन को या नहीं है? देखिए, ये ऑब्जर्वेशंस के ऊपर तो कोई इस्तीफा पाकिस्तान में देता नहीं है, ना ही उसका रवाज है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब खुद भी कह दिया कि मैरिट्स के ऊपर उसका असर नहीं होगा, तो वो कहेंगे कि इसका ट्रायल उन्होंने, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है। और जावेद इकबाल साहब ने आके 12 नायब को एक्टिवेट भी किया है, इससे पहले तो नायब बिल्कुल ही कुछ नहीं था। फिर आप PMLN और पीपल्स पार्टी के दौर में देखें, नायब तो बिल्कुल ही रिड्यूस हो गया। आप कह रहे हैं एक्टिव किया है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि उसकी साख मुतासर हुई है, उसका इमेज बर्बाद हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस की ऑब्जर्वेशन ये है, अब देखते हैं बाकी जब आगे जाएगा दोबारा तो उस वक्त जो है वो कैसे उसको जो है वो देखते हैं। ठीक है, आज आप ये तो आप कह रहे हैं कि कुछ जजेस की राय हो सकती है, उनकी ऑब्जर्वेशंस हो सकती है, आपके इत्तेहादी हैं चौधरी शुजात साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब, आज उनके जब इन्वेस्टिगेशन के हवाले से खबर आई कि उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी नैब को दे दी गई है, तो आपके जो सियासी इत्तेहादी हैं उन्होंने भी यही कहा है कि नैब को सियासी इंजीनियरिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए हमारे पुराने केसेस को खोला गया है दोबारा, और उनकी तशहीर मीडिया पे हो रही है। ये तो फ्रैंकली PMLQ, पीपल्स पार्टी, PMLN बहुत तवील अरसा इक़्तिदार में रही हैं, और अगर वो इसके स्ट्रक्चर से मुतमईन नहीं थी तो उनको चेंजेस लानी चाहिए थी। अब भी अगर हम इसके स्ट्रक्चर से मुतमईन नहीं हैं तो फिर इस पर बात करनी चाहिए, स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात करनी चाहिए। सिर्फ ये थोड़ी कि जिस दिन हमारे खिलाफ केस खुल जाएगा उस दिन हम ऑब्जेक्ट कर देंगे, अगले दिन हम फिर आराम से बैठ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, राना सनावर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये जो रद्द अमल आया है चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात के तर्जुमान का, इस पर नैब के तर्जुमान का ये कहना है कि जो खबरें इनके केसेस के हवाले से चल रही हैं वो तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। एक ब्रेक लेंगे और इसके बाद हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। आज 90 साल के बाद आया सोफिया में नमाज अदा की गई है। 90 साल के बाद आया सोफिया में नमाज अदा की गई है। सैकड़ों शहरी आज आया सोफिया पहुंचे और शहरियों में तुर्क सदर तैयब अर्दोगान भी शामिल थे। जिस दिन तुर्की की आला अदालत ने यह फैसला किया था कि आया सोफिया को म्यूजियम से मस्जिद में तब्दील किया जाएगा और इस फैसले को अर्दोगान ने इंडोर्स किया था, उस दिन हमने एक तफसीली प्रोग्राम किया था और आपको एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव बताया था कि किस तरीके से आया सोफिया एक चर्च से मस्जिद बना, मस्जिद से फिर इसको म्यूजियम में तब्दील किया गया और आज फिर दोबारा नमाज अदा की गई है आया सोफिया में। हमने आपको ये भी बताया था कि मजहबी रीजंस के अलावा एक सियासी पहलू भी था इसका। तैयब अर्दोगान जब से वजीर आजम बने थे उससे पहले से ये कहते आए थे कि आया सोफिया को हम मस्जिद बनाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने 18 साल में इसको मस्जिद तब्दील नहीं किया। लेकिन जब जब तैयब अर्दोगान की सियासी रेटिंग्स नीचे गई उस वक्त उन्होंने बार बार आया सोफिया को मस्जिद बनाने का नारा लगाया और फाइनली कोर्ट के फैसले के बाद अब आया सोफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है, जहां आज 90 साल के बाद नमाज अदा की गई। वहां पर क्या माहौल था ये हम जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं TRT वर्ल्ड के सहाफ़ी अली मुस्तफ़ा, जो कि पूरा दिन कवर करते रहे वहाँ पर जो सूरत हाल थी। अली मुस्तफ़ा, ज़रा बताइएगा कि क्या सूरत हाल थी आया सोफिया के बाहर और अंदर और जज्बात क्या थे लोगों के? जुलाई 2020 तुर्की की तारीख में एक बहुत ही अहम दिन समझा जाएगा। आज के दिन हज़ारों अफराद इस्तांबुल के इस मुकाम पे जहाँ पे आया सोफिया मौजूद है, यहाँ पे आए। अंदर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और उनके करीबी साथी मौजूद थे और आज तकरीबन 90 साल में पहली बार आया सोफिया के अंदर से अजान की आवाज़ उठी और गलियों में इर्द गिर्द हर तरफ अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे थे। ये एक बहुत अहम दिन है तुर्की के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि पहली बार 90 साल में तकरीबन ये जो मुकाम है इसके अंदर नमाज पढ़ी गई, क्योंकि पिछले 90 साल के दौरान इस जगह को एक म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया था और अतातुर्क साहब ने ये किया जब ये तुर्की जमहूरियत अमन में आई सामने, और उसके बाद से लेके अब तक नमाज वहाँ पे अलाउड नहीं थी।
मगर आज यहाँ पे नमाजें हुई हैं और लोग एटलीस्ट जो यहाँ पे मौजूद थे इस्तांबुल के अंदर वो बहुत खुश थे। अली, ये बताइएगा कि जिस दौरान आया सोफिया म्यूजियम था तो वहाँ पर बहुत सारे मसीह सिंबल्स भी थे जिनको काफ़ी अरसे के बाद, काफ़ी काम करने के बाद रिस्टोर भी किया गया था। तो वो जो मसीह सिंबल्स थे आज वो मौजूद हैं या दोबारा उनको मिटा दिया गया है, कवर कर दिया गया है, क्या किया है उसके साथ? क्योंकि जिस दौरान ये म्यूजियम था यहाँ पे सयाह आते थे और वो देखते थे कि जो मसीही सिंबल्स हैं वो भी मौजूद थे, अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्तियाँ थी। तो क्या किया गया है उन सिंबल्स के साथ जो मसीह सिंबल वहाँ पर थे? इस दिन के लिए जो इस्तांबुल का बेलदिया है उसने एक बहुत ही अहम कालीन तैयार किया गया जो उस वक़्त मौजूद था, उस रंग में मौजूद था जब इस मस्जिद को एक म्यूज़ियम में तब्दील किया गया। उसी का एक रेप्लिका बना के इन्होंने बिछाया। जो क्रिश्चियन मोसाइक्स और फ्रेस्कोज और सिंबल्स लगे हुए थे उनको भी छुपाया गया और आगे जाके ये कहा जा रहा है कि स्पेशल लेज़र्स और लाइट्स के ज़रिए जो क्रिश्चियन सिंबल्स हैं उन्हें छुपाया जाएगा कि नमाज के दौरान वो छुपे रहेंगे और जब नमाज ख़त्म हो जाएगी तो उनको दोबारा वाज़े कर दिया जाएगा। तो ये कुछ इक़दामात हैं जो लिए गए हैं आया सोफिया को एक म्यूज़ियम से मस्जिद में तब्दील करने के लिए। और उम्मीद ये है हुकूमत की कि इसके बाद ना सिर्फ मुस्लिम यहाँ पे आएंगे लेकिन जो और गैर मुस्लिम टूरिस्ट भी जो आ रहे थे उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। पहली बात, उनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे और दूसरी बात कि पहले जो लाइंस लगती थी, एक पूरा एक टूरिस्ट रैकेट इसके इर्द गिर्द होता था, वो अब ख़त्म हो जाएगा। तो एक्सेस आया सोफिया मस्जिद के अंदर निस्बतन आया सोफिया म्यूज़ियम के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया अली मुस्तफ़ा जो कि आज पूरा दिन कवर कर रहे थे इस मामले को, हमसे बात कर रहे थे और बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि जो क्रिश्चियन सिंबल्स थे, जो मुख्तलिफ पेंटिंग्स थी, मोज़ाइक्स थे, उनको नमाज के वक्त तो कवर कर दिया जाएगा लेकिन जब नमाज का वक्त ख़त्म हो जाएगा तो लेज़र के ज़रिए उनको दोबारा दिखाया जाएगा, यानी कि नमाज के वक्त उनको कवर किया जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया अली मुस्तफ़ा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया था। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।